hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे पेपर में लाजमी आएंगे, उसका पार्ट नंबर 2 आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहली वाली जो वीडियो आई थी उसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जाके वो वीडियो देखें जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 मतलब कि टोटल 20 क्वेश्चन आंसर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट हमने वो किए। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आज की इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे और ये 20 एंड 20 टोटल कितने हो गए, टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए। और ये मैं आपको बताता चलूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं कि सर क्या अगर हम लोग ये टोटल जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल जो 40 क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं अगर हम लोग ये याद कर लेते हैं अच्छे से तो क्या हमारा पेपर मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है वो 100% हो जाएगा अगर आपने ये सारे सवाल कर लिए, क्योंकि ये जो हैं क्वेश्चन आंसर्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कल जो है नेक्स्ट डे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस का जो आपको नोटिफिकेशन है और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की लोकेशन है उसकी खासियत क्या है, अहमियत क्या है। तो देखते हैं भाई ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की लोकेशन की। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑफ ग्रेट जियो स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ एक्सीलेंट लिंक्स विद ईरान एंड चाइना एंड ट्राइंग टू मेंटेन हेल्थी रिलेशंस विद इंडिया एंड अफ़गानिस्तान एज नेबरिंग कंट्रीज़। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो पाकिस्तान के लिंक्स हैं ईरान और चाइना के साथ, तो आपको पता है कि बहुत अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान जो कि उनकी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं। अब वो नहीं बनाते वो एक अलग बात है, वो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है। तो खैर हम लोग यहाँ तक ही स्टिक रहते हैं अपने क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट है, द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइज अ वेरी फेवरेबल पोजीशन फॉर ट्रेड विद द वर्ल्ड। अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है ना, पाकिस्तान की लोकेशन है वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रेड होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, सूटेबल या फेवरेबल प्लेस है। ऐसा क्यों है? तो इट हैज़ कंट्रोल ओवर वार्म वाटर। तो पाकिस्तान के पास जो पानी का कंट्रोल है, पता है कि सी साइड यहाँ पर है, पोर्ट्स हैं यहाँ पर जहाँ पे जितने भी जो ट्रेडिंग है वो होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक। फिर इट हैज़ अबाउट 1050 किलोमीटर कोस्टल लाइन, और इनकी जो कोस्टल लाइन है पाकिस्तान के पास जो समंदर है वो तकरीबन 1050 किलोमीटर का है। ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल एयरवेज सर्व द कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची एंड इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई बहरी जहाज़ों से ट्रेड होती है, ठीक है, चीज़ें आती जाती रहती हैं। और सेकंड ये कि जो सेकंड सबसे बड़ी ये बात है कि जो कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कराची में वाक़या है एंड इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लाहौर में वाक़या है। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये तमाम जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनको सर्व करते हैं, और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं यहाँ पर आती हैं और जो ट्रेडिंग का काम है वो बाय एयर भी चलता रहता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है, राइट अबाउट मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। हम लोग बचपन से इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमेशा तकरीबन हर साल ये जो क्वेश्चन है ये आता ही है। और क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। और ये जो जितने मैं आपको सवालात करवा रहा हूँ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी आपको फजूल क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराता, तो इससे ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक एक सब्जेक्ट जो है वो अपलोड होता है इस चैनल पर, और तमाम सब्जेक्ट्स जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स में फ़र्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो तो तमाम के जो वो हैं टारगेट पेपर्स हैं वो अपलोडेड हैं इस चैनल पर, तो उससे भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता।
तो भाई हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की जानिब। मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। तो मोहनजोदड़ो इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ सम किलोमीटर्स फ्रॉम लाड़काना। तो भाई जो मोहनजोदड़ो है वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है लाड़काना से। अ सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड देयर सम 4000 ईयर्स अगो। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये तकरीबन 4000 साल पहले बना था। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल इन 1922। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको किया था डिस्कवर एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो उन्होंने 1922 में ये जो मोहनजोदड़ो है उसको डिस्कवर किया था। मोहनजोदड़ो स्टैंड्स एज मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ ऑल द एक्सवेट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मोहनजोदड़ो जो है उसको सबसे ज़्यादा स्पेक्टेकुलर मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा बना हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब जैसे लाड़काना है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इसको बनाया। फिर मोहनजोदड़ो को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बनाया, और दीगर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी जगहें जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बनाई। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है उसको सबसे ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश माना जाता है। फिर है इट इज़ स्ट्रेंज दैट एट इट्स ग्लोरी इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी विद बेक्ड ब्रिक वॉल्ड हाउस। तो आज से देखेंगे 4000 साल पहले भी ये बड़ी मतलब कि स्ट्रेंज बात है, अजीब बात है कि आज से 4000 साल पहले भी ये कितनी ब्यूटीफुल सिटी बनाई थी कि समझ लेंगे ये जो पूरी सिटी है ये ईंटों से बनाई गई थी, और पूरा सीमेंट जैसे आजकल की बिल्डिंग्स बनती है सेम टू सेम ऐसे ही बनाई थी। फिर पिलर्ड हेल्स थे, मतलब कि इनमें पिलर्स भी लगे हुए थे। मार्केट्स थी यहाँ पर, बाथ लेन्स थे, स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ थी, एंड पब्लिक प्लेसेस। और पब्लिक प्लेसेस जैसे मतलब गार्डन वगैरह घूमने फिरने की जगह। एवरी हाउस हैड वॉल्स, और और जो एक एक घर पर दीवारें थी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि दीवारें नहीं होती थी। पहले 4000 साल पहले बहुत ज़्यादा एक बैकवर्ड टाइम था, तो उस टाइम पे ये सब नहीं होता था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर हर एक घर में जो थी वॉल्स भी थी। फिर ड्रेन्स एंड बाथरूम, यहाँ तक के ड्रेन्स एंड बाथरूम्स तक थे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके अगर दादा दादी ज़िंदा हैं या जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अगर ज़िंदा हैं तो उनसे आपको पता चलता होगा कि उनके टाइम पे भी आज से तकरीबन 60-70 साल पहले भी जो वॉशरूम्स हैं वो नहीं बने थे। तो लेकिन यहाँ पर 4000 साल पहले भी वॉशरूम्स बने थे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है मोहनजोदड़ो के बारे में। और यहाँ पर जाकर आपका सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। देखिए मैं आपको जो जितने भी आपको वर्ड टू वर्ड मैं आपको सारे सवालात समझाता हूँ। जितने भी सवालात हैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ। और समझने का फ़ायदा ये है कि मतलब कि आप सुन लेंगे ना तो आपका ये है कि आपको फ़ौरन जो है आंसर याद हो जाएगा। और जितने भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, मतलब कि किसी सवाल की किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती और उसका मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिस वजह से ये है कि आपका जो लर्निंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हम जो चीज़ सुनते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। और ये पर्सनली मेरा भी पढ़ाई का यही एक्सपीरियंस था। मैं जब पढ़ता था तो मैं भी पहले सुनता था, समझता था, फिर जाकर मैं उसको याद करता था। वो तकरीबन एक दो बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स अच्छे जो कि अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे ना तो आप सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको जो पूरा आंसर है वो याद हो जाएगा। ये आप आजमा के देखें, ठीक है। फिर और ये अच्छे से एक एक सवाल को समझिएगा अभी, क्योंकि मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन आर नेशनल इंटेग्रिटी। तो भाई उर्दू लैंग्वेज की जो इम्पॉर्टेंस है, अहमियत है, वो क्या है हमारे नेशनल इंटेग्रिटी में। तो इसका आंसर की जाने बढ़ते हैं। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड सर्व एज़ द लिंक लैंग्वेज फॉर ऑल रीजन्स। अब ये तो सबको पता है कि भाई उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। और अब ये है कि पाकिस्तान के किसी भी आप कोने में चले जाएँ, किसी भी कोने में चले जाएंगे ना तो वहाँ पर आप उर्दू में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उर्दू आती ही नहीं है। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मैं कराची, आप ज़्यादातर कराची के हैं, कुछ हैदराबाद के भी स्टूडेंट्स हैं, सक्खर के भी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। तो अब जैसे आपको सिंधी नहीं उर्दू आपको नहीं आती,
तो और इसके अलावा आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती तो आप किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उर्दू है वो हर एक को आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आता है द वर्ड उर्दू इज़ डिराइव फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज विच मीन्स आर्मी कैंप। और ये जो उर्दू है, ये जो लफ्ज़ उर्दू है, ये एक टर्किश लैंग्वेज से डिराइव किया गया है जिसके मानी हैं, जिसके मीनिंग्स हैं आर्मी कैंप। तो ये भाई बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर MCQs के उर्दू किस लैंग्वेज से ड्राइव होता है और इसके मीनिंग क्या होते हैं। तो ये MCQs के लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। मैं देखें ऐसे ही जो मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ तो मैं जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं MCQs के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लाजमी आप इस चीज़ को नोट डाउन किया करें, और यही फ़ायदा होता है जो स्टूडेंट्स अच्छे से सुनते हैं तो उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, उनके दिमाग में बैठी रहती हैं, फिर पेपर में बिल्कुल भी वो मिस्टेक नहीं करते और उनके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। फिर आता है इट्स अ ब्लेंडिंग ऑफ अरबिक, पर्शियन, टर्किश, हिंदी वर्ड्स। तो ये जो उर्दू है ये 4 जो लैंग्वेजेस हैं उससे निकली है, अरबिक, पर्शियन, टर्किश एंड हिंदी। और ये 4 ज़ुबानों से उर्दू डिराइव हुई है, और हिंदी में तो कुछ ज़्यादा ही तकरीबन मतलब कि हिंदी एंड उर्दू तकरीबन सेम ही लगती है। तो भाई कुछ वर्ड्स उर्दू के जो हैं वो अरबिक से आए हैं, कुछ वर्ड्स पर्शियन से और कुछ वर्ड्स टर्किश से। Urdu is the cultural heritage of Pakistan because before the establishment of Pakistan, this language became the identity of Indian Muslims। तो आपको पता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो उस वक्त जो मुस्लिम्स थे वो सारे इंडिया में ही रह रहे थे। तो उस टाइम भी जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो उर्दू लैंग्वेज से ही पहचाने जाते थे, और जो मुसलमानों की ज़ुबान है वो उर्दू ही कंसिडर की जाती थी। द नेशनल लैंग्वेज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज क्लोज टू ईच अदर एंड इज़ अ सोर्स ऑफ यूनिटी एंड नेशनल कोहीजन। और जो जितने भी मतलब कि लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं अगर उनको उर्दू आती होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बंदे को उर्दू आती है और दूसरे बंदे को उर्दू आती नहीं है, फॉर एग्जांपल पश्तो आती है। अब भाई जाहिर सी बात है जब वो बातचीत ही नहीं कर पाएंगे तो वो अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएंगे। तो यही बात है कि जो उर्दू है इसकी वजह से जो लोग हैं वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इट पोजेसेस अ वेरी वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। अब आपको पता है कि जो पोइट्री है, शायरी है हमारी, वो उर्दू ज़बान में है। जोनी एलिया साहब की तो क्या ही बात है। मेरे ख्याल में जो जोनी एलिया साहब हैं वो ही वॉज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़े शायर हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे हैं। खैर हर एक के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, खैर हम लोग सियासत की स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इट ऑल्सो अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल टर्म्स एंड एक्सप्रेशन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं और बे फॉर्म वगैरह होते हैं, तो वो जो होते हैं उर्दू में उसे ट्रांसलेट किया गया होता है, वो उर्दू में ही होते हैं। और पहले तो आपको पता है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड था, आईडी कार्ड, वो भी उर्दू में ही था, लेकिन अब जाकर उसको स्मार्ट कार्ड में चेंज कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उर्दू वाला नहीं चलता, उर्दू वाला भी चलता है, लेकिन अब जो मॉडर्न है वो इंग्लिश में आ गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट हैज़ टू प्रोवाइड फॉर द कल्चरल, एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ अ टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड डेवलपिंग सोसाइटी एंड द यूनिटी ऑफ पर्पस अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उर्दू जो है वो हर जगह सिखाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एक सोसाइटी में रहना है, उनसे कम्युनिकेशन रखनी है, तो उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट सिंधी लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधी लैंग्वेज के बारे में हमें क्या क्या पता है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको आज आपको जो है वो पता चल जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। तो सिंधी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। सिंधी जो है वो पाकिस्तान की जो पुरानी ज़ुबानें हैं उनमें से एक है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। और जो सिंधी लैंग्वेज है ये सूबा सिंध के लिए है, और सूबा सिंध के लोग सिंधी लैंग्वेज को बोलते हैं। वो एक अलग बात है, काफ़ी सारे लोगों को सिंधी आती नहीं है और वो सिंध में रहते हैं। खैर, तो ओरिजिन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, जो सिंधी लैंग्वेज है वो आई कैसे, बनी कैसे। तो द ओरिजिन ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन। एग्जैक्टली तो इस बात का नहीं पता कि सिंधी लैंग्वेज कैसे वजूद में आई। With the advent and influence of Arabs in the subcontinent, Sindhi changed its form and adopted maximum words of Arabic and also of Persian and Turkish। तो ये सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा साउथ एशिया, इसके अंदर काफ़ी साल जो है वो अरबी लोग रहे हैं।
तो जो सिंधी लैंग्वेज है पहले डिफरेंट थी, तो जैसे वो आए रहे तो जो सिंधी लैंग्वेज है वो उसने अपनी फॉर्म चेंज की, और मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं सिंधी लैंग्वेज में अरबी के भी इस्तेमाल होने लग गए और पर्शियन एंड टर्किश के भी होने लग गए। फिर है डायलैक्ट्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज। तो डायलैक्ट्स क्या है सिंधी लैंग्वेज के, इंपॉर्टेंस ऑफ डायलैक्ट्स एंड वेज टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज आर फॉलोइंग। अब जो सिंधी लैंग्वेज है वो प्रोनाउंसिएशन उनकी फ़र्क अलग अलग है। अब प्रोनाउंसिएशन कैसे फ़र्क है, जैसे फॉर एग्जांपल जो अंग्रेज़ लोग हैं इंग्लिश वो भी बोलते हैं और इंग्लिश हम लोग भी बोलते हैं, मतलब टूटी फूटी बोलें जैसे ही बोले इंग्लिश हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन अगर कोई अंग्रेज़ बोलता है इंग्लिश और हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। हालांकि वर्ड्स भी सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ़र्क होती है। ऐसे ही सिंधी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी फ़र्क है, और काफ़ी सारी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन 10 यहाँ पर लिखी गई हैं। फर्स्ट है सुरैली, विचोली, लारी, ठारी, कोहिस्तानी, की ही, पता नहीं ये लस्सी लिखा है या लासी लिखा है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है। फिर है जो गाली, फ़िक्री एंड काठियावारी। ठीक है, तो ये 10 जो हैं डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है सिंधी लैंग्वेजेस की, जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फिर आते हैं फेमस पोइट्स एंड राइटर्स। फेमस पोइट्स एंड राइटर्स कौन कौन है सिंधी लैंग्वेज के, तो द पोइट्स एंड राइटर्स हैव प्लेड कमेंडेबल रोल इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिंधी लैंग्वेज। अब कोई भी ज़ुबान है ना, तो जो उसके पोइट्स होते हैं या उस लैंग्वेज के जो राइटर होते हैं ना, वो उस लैंग्वेज को बढ़ाने में एक अहम उनका किरदार होता है। इसी तरह जो सिंधी लैंग्वेज के शायर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जो सिंधी के पोइट्स हैं वो सिंधी में जब शायरी करते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सिंधी लैंग्वेज है उसको निखारा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम देख लेते हैं जो सिंधी मोस्ट जो फेमस जो शायर थे उनके हम लोग नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मखदूम अहमद भट्टी, सेकंड मखदूम नोहा, थर्ड शाह करीम एंड मखदूम पीर मोहम्मद, शाह अब्दुल लतीफ़ जिनको सब जानते हैं, सचल सरमस को भी काफ़ी सारे लोग जानते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते भी आए हैं। फिर आ जाता है स्टेप्स टेकन टू डेवलप सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू डेवलप सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिंधी लिटरेसी बोर्ड, बज़्म मौला व स्टार्टअप। और अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई सिंधी लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए, मतलब कि सिंधी लैंग्वेज जो है वो मंजर आम से गायब ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उर्दू का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और जो सिंधी लैंग्वेज है वो हमारी हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, तो सिंधी लैंग्वेज को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए एक सिंधी लिटरेसी बोर्ड कायम किया गया जिसका नाम है बज़्म मौला। एंड देन मैनी न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन सिंधी लैंग्वेज, और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स भी हैं जो हैं वो सिंधी लैंग्वेज में जो हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इबरत, नॉइज़ सिंध एंड खादिम वतनी एक्सेट्रा। तो ये जो 3 न्यूज़पेपर्स हैं ये सिंधी लैंग्वेज में ही पब्लिश किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। ये सारे मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि इनमें से कोई भी आपने क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और बस आपने ये 40 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। 20 क्वेश्चंस है वो मैंने पहले करवाए हैं पहले वाली वीडियो में, और 20 इसी वीडियो में होंगे। तो ये 40 टोटल आप करेंगे तो आपका 100% जो पेपर है वो हो जाएगा। तो व्हाट आर द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। रीजनल लैंग्वेजेस पाकिस्तान की कौन कौन सी हैं। तो बिसाइड्स द नेशनल लैंग्वेज 30 रीजनल लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन पाकिस्तान। तो भाई नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी उर्दू के अलावा 30 मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं या प्रोनाउंसिएशंस हैं वो हमारे पाकिस्तान में बोली जाती हैं। दीज आर स्पोकन इन अ लिमिटेड एरिया, और ये ज़ुबानें एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती हैं। देयरफॉर देयर स्टेटस इज़ ऑफ रीजनल और प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। और नेशनल और प्रोविंशियल लैंग्वेज में फ़र्क ये होता है कि नेशनल लैंग्वेज है जो है वो ऑल ओवर द कंट्री बोली जाती है। जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उर्दू लैंग्वेज जो है पूरी कंट्री में बोली जाती है। अब लेकिन जैसे दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे पश्तो है, फिर सिंधी है और पंजाबी है, तो ये जो है ये डिफरेंट एरियाज़ में बोली जाती है। जैसे पंजाबी पंजाब में ही सिर्फ बोली जाती है। अब तो खैर पंजाबी भी काफ़ी बढ़ गए हैं, हर जगह ही हो गए हैं, लेकिन जो मतलब कि
इनको एक रीजनल लैंग्वेज का मतलब कि रुतबा दिया गया है। जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, दे आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। और पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, खैर अब तो 5 हो गए हैं, अब जो भी है तो और हर एक प्रोविंस की अपनी अपनी लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पंजाब की जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है, सिंध की लैंग्वेज सिंधी है, खैबर पख्तूनख्वा की पश्तो है, एंड बलूचिस्तान की जो लैंग्वेज है वो बलोची है। तो ये जो है हर एक प्रोविंस की जो है अलग अलग आपके पास लैंग्वेजेस आ जाती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 की जाने पढ़ते हैं। राइट द मेन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान और नेम द मेन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके बारे में हमने बताना है कि कौन कौन सी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ छोटा सा, ये मैं नहीं पढ़ूँगा, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ की जाने पर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दिस इज़ बाय फार द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भाई विदाउट एनी डाउट, किसी डाउट के बगैर, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हैविंग 46% शेयर इन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड अर्निंग सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज। और ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 46% शेयर है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर 46% जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर है। और जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है, वो 46% जो कि है जो टेक्सटाइल की ही होती है। देयर आर मोर देन 400 मिल्स विच आर मोस्टली लोकेटेड एट कराची, ओकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद, शाहजरा, कराला एंड पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो एंड बहावलपुर। तो भाई जो हमारे पाकिस्तान के अंदर 400 मुख्तलिफ़ किस्म की मिल्स हैं, और जहाँ जहाँ पर ये वाक़या हैं, लोकेटेड हैं, तो वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। कराची एंड फैसलाबाद आर द लार्जेस्ट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो हाई लेवल पर जो टेक्सटाइल बनती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो काम कर रही है, वो कराची और फैसलाबाद में कर रही है। फिर आता है सेकंड जो इंडस्ट्री हमारी, वो है शुगर मिल्स। द शुगर इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो ग्रोन रैपिडली। जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी भाई बहुत मतलब कि फास्टली, बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है। बट इट हैज़ नॉट येट रीच द स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशेंसी। लेकिन ये मतलब कि सेल्फ सफिशेंसी के स्टेज पर अभी तक नहीं आई। एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग यूनिट्स एंड इंस्टॉल न्यू फैक्ट्रीज टू मेट द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर। अब जैसे कि आपको पता है कि जो शुगर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लोग मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी जो एफ़र्ट्स हैं वो चल रही हैं कि मतलब कि नई जो है शुगर मिल्स बनाई जाएँ, शुगर फैक्ट्रीज़ बनाई जाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो शुगर है वो प्रोड्यूस की जाए। फिर थर्ड पे आता है हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री। द सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ अ फेयरली डेवलप्ड इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के जो वर्क होते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, कुछ भी मतलब कि चीज़ें बनती हैं, तो उसके अंदर सीमेंट जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। विदाउट सीमेंट मतलब कि कोई भी जो घर है, बिल्डिंग है, कोई भी नहीं बन सकती। अ नंबर ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज आर नाउ प्रोड्यूसिंग सीमेंट एट वाह, हैदराबाद, रोहड़ी, दाऊद खेल, डीजी खान एंड कराची। तो ये जगहें आपको बताई गई हैं कि इन जगहों पर जो सीमेंट है वो अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। फिर फोर्थ हमारे पास आ जाता है, फोर्थ एंड लास्ट, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र मतलब खाद की इंडस्ट्री। अ बिग फर्टिलाइज़र फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट दाऊद खेल। जो सबसे बड़ी जो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है वो दाऊद खेल के अंदर इस्टेब्लिश की गई है। वाइल द अदर्स हैव बीन सेटअप एट, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन जगहों पर जो हैं सेटअप की गई हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, नौशेरा, दहराला, कराची एंड शिक। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़ोरों शोर से अपना काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये बड़ा एक मेन सवाल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तमाम ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। देखें, मैं ये नहीं करना कि मैं किसी भी आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन का भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपने भाई बोलना नहीं भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। मैं जितने भी आपको सवालात करवाता हूँ, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं आपको जितने भी सवालात कराता हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और
आपने ये सारे ही सवाल करने हैं, फिर जाकर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। तो फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये पॉइंट्स में दी गई हैं एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की। तो फर्स्ट है लो लिटरेसी रेट। ये भाई जाहिर सी बात है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बिल्कुल भी मतलब कि हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो, सही बात है बिल्कुल। लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है, मतलब कि जो पढ़ाई है वो बिल्कुल कम है। आर फार्मर्स हैव नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स। और जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, इंसेक्ट्स मारने वाली दवाइयाँ, इंसेक्ट्स मारने वाली दवाइयों का बिल्कुल उनको प्रॉपर जो है नॉलेज नहीं है। और जो अच्छे जो बीज होते हैं उनकी सिलेक्शन करना ये भी उनको नहीं पता। और जो प्रॉपर फर्टिलाइज़र होता है, प्रॉपर जो खाद होती है, उसका भी उनको इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है एजुकेशन नहीं है और नॉलेज नहीं है। दे बिलीव इन ट्रेडिशनल फार्मिंग सो दैट दे गेट लो यील्ड। और वो जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है, जो ये लोग करते हैं ना, रियल जो खाद होती है जो भैंसों से गायों से मिलती है, और मतलब कि जो दूसरे लोकल जो सीड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, जो फसल मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है, क्योंकि ये लोग अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंड है नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। फार्मर्स यूज़ ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। फार्मर्स जो हैं वो वही कल्टीवेशन के मतलब कि जो काटते हैं, जो फसल को काटते हैं, तो वही पुराने ट्रेडिशनली जो मेथड्स होते थे ना, दूसरे तरीके होते थे, पुराने तरीके, उसी को अभी तक यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, सर्टिफाइड सीड्स आर द essential elements of mechanized cultivation due to lack of modern methods per acre yield is low। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, ट्यूबवेल हो गए, नेचुरल फर्टिलाइज़र, सर्टिफाइड सीड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर आपको फसल अच्छी चाहिए। तो ऐसे मतलब कि ये चीज़ें कुछ भी हमारे फार्मर्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो पर एकड़ जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, बहुत ज़्यादा कम बनती है। फिर आता है कि थर्ड जो है हमारे पास सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन इज़ कॉज्ड बाय रेन्स, विंड स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, अर्थक्वेक्स। अब जो मिट्टी है, मिट्टी भी जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, नहीं सही से जो है नहीं ग्रो कर पाती जितनी भी फसलें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जो सॉइल है वो किस वजह से, मिट्टी जो है किस वजह से ख़राब हो जाती है? बारिशों की वजह से, जब आंधी चल रही होती है, स्नोफॉल पड़ती है, या कभी जो ज़लज़ला आता है, इस वजह से जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल विच कॉजेज़ लो यील्ड। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी जो फसल है वो सही से नहीं उग पाती। फोर्थ पॉइंट है रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का रोल क्या है, अभी पढ़ते हैं हम लोग। आर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट एंड डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर एडवाइस टू फार्मर्स। अब जो हमारे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, जिनका काम है कि तमाम जो फार्मर्स हैं उनको जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन है उससे बताया जाए कि कैसे कैसे आपने फार्मिंग अच्छे से करनी है। तो जो हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, और कोई भी मतलब कि उनको एडवाइस नहीं देता किसानों को, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती, और जिस वजह से उनको उनसे तक जो भी इंफॉर्मेशन है मॉडर्न जो फार्मिंग होती है उसकी कोई भी उनके तक वो जो है इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती। फिफ्थ पे आता है इनसफिशेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट रीच सेफली टू द मार्केट बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर रोड्स फ्रॉम विलेजेस टू मार्केट्स। फार्मर्स आर डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा है कि अब काफ़ी सारे जो फसलें होती हैं वो जब काट लेते हैं फार्मर्स, तो आपको पता है कि जो पंजाब साइड काफ़ी अगर लोग गए होंगे तो उनको पता होगा कि पंजाब साइड पे जो रोड्स हैं वो सही नहीं बने होते, और बिल्कुल मतलब कच्चे रोड होते हैं। और पंजाब से उनके मतलब गांव से लेकर मार्केट्स तक के जो रोड हैं वो सही नहीं बने होते, और रास्ते में जाते जाते बहुत सारे जो फसल है वो गिर के तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से जो मतलब कि सही जो
होता है ना, फसलें वो नहीं पहुंच पाती और फार्मर्स बेचारे इस बात से बहुत ज़्यादा गमगीन भी होते हैं। तो एक लंबा चौड़ा सवाल था प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ मतलब कि ये है कि शहरी ज़िंदगी और गांव देहात की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, हम लोग ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। 80% ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूरल पॉपुलेशन। 80% जो लोग हैं, 80% जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, वो रूरल पॉपुलेशन में आते हैं। मतलब कि जो गांव देहात में रहते हैं वो तकरीबन 80% लोग अभी तक गांव देहात में ही रहते हैं। फिर अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन विच रिसाइड्स इन सिटीज़। तो जो शहरों में लोग रहते हैं वो तकरीबन ऐसा समझ लेंगे, अगर 3 हिस्से किए जाएं तो उसका एक हिस्सा रहता है शहरों में। मतलब कि इस जैसे यहाँ पर 80% लिखा है ना कि 80% लोग जो हैं वो रूरल सोसाइटी है, गांव देहात में रहते हैं। तो समझ लेंगे 20% जो पाकिस्तान की कुल आबादी है वो शहरों में रहती है, बाकी सारे जो हैं वो किस में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं। इन रूरल एरियाज़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज यूजली नो ईच अदर पर्सनली। और ये बात बहुत अच्छी है, अगर कोई गांव देहात से बिलोंग करता है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड गांव देहात से है, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए, उनको पता होगा। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि पंजाब साइड के जो लोग होते हैं वो अपने जो पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, तो उन्हें पर्सनली जानते हैं, आना जाना उनका बहुत ज़्यादा होता है। एंड अर्बन एरियाज़ की बात की जाए तो पीपल डू नॉट इवन नो हु देयर नेबर्स आर। आपको पता है कि शहरी ज़िंदगी में क्या होता है, लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि हमारे नेबर्स कौन है। तो देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, स्कूल्स, मार्केट्स एक्सेट्रा। लेकिन गांव देहात में ये है कि वहाँ पर गांव देहात में कोई भी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता। तो भाई गांव देहात की जो लाइफ होती है, वहाँ की जो ज़िंदगी होती है, वहाँ पे मतलब कोई प्रॉपर स्कूल्स नहीं होते, प्रॉपर मार्केट्स नहीं होती, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ होते हैं यहाँ पर ये तमाम चीज़ें प्रॉपरली तौर पर बनी हुई होती हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है, दे आर यूजली इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग एंड फार्मिंग। नहीं है, फार्मिंग लिखा हुआ है तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। एक यही मतलब कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये मतलब कि फ़ायदेमंद होती हैं, जो कि अच्छे से लेक्चर सुन रहे होते हैं उनको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ जाती है और बिल्कुल भी उनको कन्फ्यूजन नहीं होती। और बाकी जो लेक्चर नहीं सुनते अच्छे से तो वो जो है बेचारे कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से सुन लेंगे ना तो आपको मुझे भी मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक बात एक्सप्लेन अच्छे से की हुई है। तो जो पंजाब साइड के लोग हैं, जो गांव देहात साइड पर लोग हैं, वो उनका काम क्या होता है, या तो फ़िशिंग करते हैं, फ़िशिंग करके अपना पेट पालते हैं, या खेती बाड़ी करके अपना खेत पालते हैं, पेट पालते हैं। एंड अर्बन की बात आए तो दे आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो जो वो होते हैं शहरी लोग होते हैं वो सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह ये काम करना, ड्राइविंग करना, या ट्रेड वगैरह करने में ये लोग होते हैं, बिज़ी होते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। यहाँ पर जाके आपका ये वाला सवाल ख़त्म होता है, डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, राइट द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। रॉक सॉल्ट, जिप्सम, बेराइट्स, क्रोमाइट, मैंगनीज, क्ले, सल्फ़र, मैग्नेसाइट, जेमस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल एंड आयरन ओर। तो ये जो 12 हैं मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो एक एक करके तकरीबन ये 4 कोई से भी होता है ना, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सारी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर लिखें, और जो कोई से भी 4 इनमें से आप डिफ़ाइन कर दें मिनरल रिसोर्सेज। तो कोई से भी 4 करनी है तो यहाँ पर 4 लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट है क्ले। Clays are fine grained and can be
मोल्ड व्हेन इट वेट। जो क्ले होती हैं वो भाई अच्छी मतलब कि सख्त होती हैं, और जब इनको वेट कर दिया जाए, आप सबने क्ले देखी होंगी, तो जब इनको वेट कर दिया जाए, गीला कर दिया जाए, तो क्ले को जैसे जैसे किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो क्ले से हैं वो आर्ट भी करते हैं अच्छी खासी। तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेस इन पाकिस्तान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेस आर चाइना क्ले, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ, सील शेल एंड बेंटोनेट। तो ये कुछ नाम हैं जो कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्लेस होती हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेस हैं उनके ये नाम आपके सामने लिखे हैं और मैंने आपको पढ़ के भी बता दिए हैं। सेकंड है क्रोमाइट। पाकिस्तान हैज़ गॉट द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रोमाइट इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान के पास ये बहुत एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट पाया जाता है। क्रोमाइट रिजर्व्स आर फाउंड इन मुस्लिम बाग, चागाई, मलाकंद, केपीके, फाटा एक्सेट्रा। और क्रोमाइट जो है वो कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है? मुस्लिम बाग में, चागाई, मलाकंद, केपीके एंड FATA में जो है क्रोमाइट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फिर है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील। क्रोमाइट भाई किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ये आप लोगों के दिमाग में होगा ना सवाल। तो जो क्रोमाइट है वो स्टील बनाने में मदद करता है, एरोप्लेन्स, डाइस एंड फोटोग्राफी के अंदर ये क्रोमाइट जो है ये काम करता है। थर्ड है कॉपर। The copper deposits are found in Saingal in चागाई डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान। तो कॉपर जो है सबसे ज़्यादा मकदार में यहाँ पर चागाई में पाया जाता है, जो कि एक बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिक गुड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं ये 2 बार लिखा गया है, तो इसको एक बार ही लिखना है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो ये आपने लिखना है। तो आपको पता है भाई जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में ही पाया जाता है। तो फोर्थ हमारे पास आ जाता है लास्ट, रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट जो है, रॉक सॉल्ट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। रॉक सॉल्ट जो होता है वो खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, या खाने को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, या मतलब कि ख़राब होने से बचाने के लिए रॉक सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रेपरेशन ऑफ सोडा ऐश, कास्टिक सोडा एंड अदर सोडाज ऑल्सो। और जो रॉक सॉल्ट जो है ये सोडा ऐश, कास्टिक सोडा एंड दूसरे सोडा को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। द बिगेस्ट सॉल्ट माइन इज़ इन खेवड़ा डिस्ट्रिक्ट, झेलम। तो जो सबसे बड़ी जो सॉल्ट का कारखाना है या सॉल्ट माइन है वो खेवड़ा में पाया जाता है, जो कि झेलम से डिस्ट्रिक्ट झेलम से बिलोंग करता है। द माइनिंग ऑफ रॉक सॉल्ट वॉज बिगिन इन अ सिस्टमेटिक वे इन 1872। तो जो रॉक सॉल्ट की जो माइनिंग है ये कब शुरू हुई थी? ये 1872 में ये शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज। तो फॉलोइंग आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट है आपके पास सॉइल। द सॉइल ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू ड्राई ग्रुप हैविंग हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डिफरेंट इन ऑर्गेनिक मैटर। तो पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई सॉइल है, मिट्टी है। तो पाकिस्तान की जो मिट्टी है वो भाई ड्राई मिट्टी है, और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, और ऑर्गेनिक मैटर भी जो है जैसे कि अब खाद वगैरह होती है वो भी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जिसकी वजह से जो हमारे जो फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी से जो है वो ग्रो करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉइल की वजह से। सॉइल इज़ डिफाइंड एज टॉप लेयर ऑफ लैंड विच कवर्स द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है वो एक समझ लें कि जो हमारा ज़मीन है उसकी एक टॉप लेयर होती है, और जो कि सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करती है, और प्लांट के उगाने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इट हैज़ 3 टाइप्स, खद्दर, बंगार एंड सैंडी सॉइल। 3 किस्म के सॉइल होते हैं, खद्दर, बंगार एंड सैंडी सॉइल। ये पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकता है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 है फॉरेस्ट। तो आपको पता है कि भाई हमारे इधर जंगल भी हैं। तो फॉरेस्ट आर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय ट्रीज़। अब इसमें बताया जा रहा है कि भाई फॉरेस्ट होता है कि ये तो हमें भी पता है भाई फॉरेस्ट क्या होता है। तो जंगल ये होता है कि जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जो है दरख्त ही दरख्त हों, तो उसे जंगल कहा जाता है। फॉर अ बैलेंस इकोनॉमी अबाउट 20 to 30% ऑफ लैंड
should be covered under forest, but in Pakistan only 4.8% of land is covered by forest. तो भाई अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना हो तो उसके लिए लाजिम है कि जो आपका कंट्री है, जो आपकी नेशन है, वो 20 से 30% तक जो है वो जंगल में ढकी हुई हो। उससे क्या है कि एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ 4.8% जो पाकिस्तान का ज़मीन है, लैंड है, उसके वो जो है फॉरेस्ट से ढका हुआ है। बाकी कहीं भी जो फॉरेस्ट नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है कि जो 4.8% फॉरेस्ट है तो उसमें भी दरख्त काट काट के उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा इशू भी बनता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, लोग बाज नहीं आते, लोग तो काटते रहते हैं दरख्त, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। खैर, तो फिर आता है हमारे पास थर्ड, वाटर। तो वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। बिल्कुल भाई, पानी जो है वो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है। पानी के बगैर जो ज़िंदगी है वो मुमकिन ही नहीं है। In Pakistan, its importance is more than ordinary because of agrarian nature of economy. पाकिस्तान में तो इसकी पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। स्पेशली जो कराची है, हमारा सिंध है पूरा, यहाँ पर तो पानी का 12 महीने ही किल्लत रहती है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। Since agriculture is major use of water, sustainability of agriculture depends on timely supply of water. और ये है कि पाकिस्तान का जो 80% जो लोग हैं 80% जो लोग हैं वो इसी काम को करते हैं। और एग्रीकल्चर को पता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पाकिस्तान में की जाती है, और इस चीज़ के लिए पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। इसको टाइमली सप्लाई अगर पानी की ना हो तो कोई भी फसल नहीं उग सकती। तो इसलिए भी पाकिस्तान में जो पानी की नीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर फोर्थ पे आता है एयर या विंड्स। एयर इज़ नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर थ्रू इट। आपको पता है कि हवा जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हवा के बगैर अगर हवा मैं बोलता हूँ कि अगर 2 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो सारे लोग मर जाएंगे। भला क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, इसके बगैर जो सांस लेना है वो मुमकिन नहीं है। तो एयर इज़ कम्पोज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन एंड अदर गैसेस। जो एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड दूसरी गैसेस से मिलकर जो है वो हवा बनी हुई है। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो है फिफ्थ पॉइंट जो है वो है मिनरल या पावर रिसोर्सेज। मिनरल और पावर रिसोर्सेज आर डिपॉजिटेड बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। मिनरल रिसोर्सेज या पावर रिसोर्सेज जो हैं वो अर्थ के अंदर होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, काफ़ी खोद के मिलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायमंड होता है, गोल्ड होता है, वो आपको पता है कि ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो पाकिस्तान और जैसे ऑयल वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सब कुछ ज़मीन के अंदर से मिलता है। पाकिस्तान हैज़ लार्ज रिसोर्सेज ऑफ रॉक सॉल्ट, जिप्सम, क्रोमाइट, क्ले, सॉफ्ट स्टोन्स, लाइमस्टोन, कॉपर, मैग्नेसाइट, कोल, आयरन। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये सारी जो हैं वो अंडरग्राउंड मिलती हैं, और ये जो है ये मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब बढ़ते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आंसर है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान इज एज फॉलोज। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ फूड। फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स ऑल फूड आइटम्स लाइक वीट, कॉम, पल्सेस, शुगर केन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो भाई इसमें ये कहा जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर क्या क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर हमें फूड प्रोवाइड करता है जो कि बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, और जैसे कि दाल, चावल, आटा, चीनी, सब्जियां, फल, तो ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। सेकेंड है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग which is utilized for import of machinery, technology and other goods which are not produced domestically। तो भाई जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी देता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि फल सब्जियां जो हैं यहाँ से जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो जो हैं हमें
कंट्री को उसका मुआवजा देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो सारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर की वसीला से आती है। फिर थर्ड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट मेजर पार्ट, बस मैं पढ़ नहीं रहा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर है, अब काफ़ी सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। अगर जैसे कोई पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी उनको जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल जाती है, अपना घर संभालने के लायक हो जाते हैं। तो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। और यहाँ पर लास्ट लाइन में जो लिखा है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, कि मोर देन 45% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो 45% से ज़्यादा जो हमारी लेबर फोर्स है, मतलब कि जो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो 45% से ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर मुंसलिक होते हैं। फोर्थ है हमारे पास पॉइंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फूड, रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस्ड गुड्स टू इंडस्ट्रीज़ एंड इन एंड आउटसाइड द कंट्री। अब जैसे कि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बोथ बाहर के ममालिक में भी और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सप्लाई ऑफ शुगर केन, कॉटन, टबैको या ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास हो गया। फिर फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। By the year 2010 to 11, the contribution of agriculture in GDP of Pakistan is 22%. So agriculture sector has largest contribution in our national income. अगर पाकिस्तान की इनकम की बारी देखी जाए तो 2010 से 11 तक जो था पाकिस्तान की इनकम में 22%, जो मतलब और मतलब इनकम थी पाकिस्तान की उसका 22% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया था। जिसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नेशनल इनकम की अगर बात देखी जाए। तो यहाँ पर जाकर आपका ये वाला सवाल ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। यूएन जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। तो यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ये हमसे पूछ रहे हैं कि एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आंसर है यूएन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। और नीचे आपको पॉइंट्स में दिए गए हैं जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएनओ के। फर्स्ट है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू हेल्प इन फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो भाई यूएनओ का एक मेन जो मकसद था वो ये है कि इंटरनेशनल अमन ये लोग चाहते हैं, और जो भी मतलब कि लड़ाई झगड़े होते हैं कंट्रीज़ के अंदर तो उसका एक फ्रेंडली एक मतलब कि हल निकालना यूएनओ की जिम्मेदारी है। सेकंड है टू सपोर्ट रिकग्निशन ऑफ म्यूचुअल रिगार्ड्स ऑफ ईच अदर्स राइट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट और ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो मतलब कि कोई भी अगर चीज़ किसी कंट्री को रिक्वायर है, बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी यूएनओ जो है वो हेल्प करती है। थर्ड है टू हेल्प वेरियस नेशंस इन रिसॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूएनओ का एक बहुत बड़ा एम है। फोर्थ टू सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स विदाउट प्रेजुडिस टू कलर, क्रीड, लैंग्वेज और रिलीजन। के जो इंसानियत है उसको सपोर्ट करना, उसको सेफ़ रखना, बगैर किसी के रंग को देखे, किसी की ज़ात को, लैंग्वेज को या किसी के मज़हब को देखकर जो है इक्वली तौर पर ह्यूमंस को सपोर्ट करना। फिफ्थ है इनका पॉइंट के टू प्रोवाइड अ सेंट्रल फोरम फॉर द कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स। और मतलब कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सब के लिए अच्छे से काम करना इनका ये एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर जाकर ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब आते हैं। तो व्हाट आर ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ की ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं। तो भाई सेम बात है, यहाँ पर यही लिखा है जैसा हमने फर्स्ट में पढ़ा पहले में कि यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में फॉर्म हुई, ये तो सेम बात थी। और हमसे पूछा ना कि यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस की जो है वो कितनी ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं। पहली है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड ट्रस्टीशिप काउंसिल, फोर्थ सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, फिफ्थ सेक्रेटेरिएट, सिक्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 6 जो टोटल हैं ये ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस की।
बस इनके आपने नेम याद करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जाने। नेम द नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेचुरल रीजन्स कौन कौन से हैं? तो भाई 6 मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल रीजन्स हैं पाकिस्तान के। फर्स्ट द नॉर्थर्न माउंटेन्स, सेकंड द वेस्टर्न फ्रंटियर माउंटेन्स, थर्ड द सॉल्ट रेंज एंड पोतोहार प्लेट्यू, फोर्थ द प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर, फिफ्थ बलूचिस्तान प्लेट एंड सिक्स जो है वो द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट ऑफ थर एंड थल। तो ये जो है 6 आपके पास नेचुरल रीजन है पाकिस्तान के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये छोटे छोटे जो सवालात हैं ये लाजमी आते हैं और आपने लाजमी याद करने हैं। और ये जो 15th आपके पास क्वेश्चन है वो है राइट दी एब्रीविएशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने जो है एब्रीविएशंस लिख रही हैं। ये जो जितने भी आपको तकरीबन 9 टोटल ये दिए गए हैं, इन सब की आप एब्रीविएशन लिखनी है। ये आपके सामने शो हो रही होगी, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप लोग भी अच्छे हैं, पढ़ सकते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपके सामने इसका आंसर है, तो ये आप देख सकते हैं। अब जैसे ऐसे सवाल होते हैं जो समझाने वाले होते हैं तो वो मैं समझा सकता हूँ। अब मैं पढ़ के मैं KG के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। तो राइट द मेन फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पाकिस्तानी कल्चर है उसके मेन फीचर्स बताएं। तो पहली लाइन जो है वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट से हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मिक्स्ड कल्चर। द कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ मिक्स्ड कल्चर। भाई ये सबको पता है कि जो पाकिस्तान का कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर शलवार कमीज़ नेशनल ड्रेस है तो सारे शलवार कमीज़ ही पहने। अगर गर्ल्स की बारी आए, अगर पर्दा है तो सब गर्ल्स तो पर्दा नहीं करती। अब तो पर्दे का भी रेट मतलब कि अगर देखा जाए ऑल ओवर पाकिस्तान तो पर्दा मतलब कि तकरीबन अब तो काफ़ी कम हो चुका है। खैर हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक मिक्स कल्चर है। कोई पर्दा करता है, कोई शलवार कमीज़ पहनती है गर्ल्स, कोई पैंट शर्ट पहनती हैं। और सेम टू सेम ऐसा ही लड़कों का भी सेम यही है। कोई पैंट शर्ट्स पहनते हैं, कोई शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो ये जो सारा है ये इसको कहते हैं मिक्स कल्चर। दिस इन्फ्लुएंस इज़ प्रोमिनेंट फ्रॉम द लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक, ड्रेस। तो भाई ये जो डिफरेंस है, लैंग्वेजें भी भाई अलग अलग बोली जाती हैं। वैसा तो नहीं है कि कोई सिंधी बोल रहा था पूरा पाकिस्तान सिंधी बोलता है, ऐसा नहीं है। तो लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक, ड्रेस तो मिक्स कल्चर है। मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। तो द फैमिली लाइफ इन पाकिस्तान इज़ मेल ओरिएंटेड। बिल्कुल भाई जो पाकिस्तान की फैमिली लाइफ है वो मेल ओरिएंटेड है। जो घर का मेल होता है उसको ही घर का सरबरा माना जाता है और सारे जो घर के फ़ैसले हैं उसी के ही अकॉर्डिंग होते हैं। विद द अथॉरिटी वेस्टेड इन द एल्डर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। और जो सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता है फैमिली का, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाप हैं, अगर बाप सबसे बड़ा है या आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो सबसे बड़े अगर फैमिली के मेंबर हैं, तो जो सारी जो फैसले हैं घर के, वो जो मेल एल्डर जो सबसे बड़ा जो बंदा होता है फैमिली का वही करता है। हु इज़ हस्बैंड और फादर, या वो हस्बैंड हो सकता है, या वो बाप हो सकता है, या वो बड़ा बेटा हो सकता है, या वो ग्रैंडफादर हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम रिश्ते बताए, लेकिन जो फैमिली का सबसे बड़ा होता है तो उसी के ही हाथ में पूरा फैमिली का जो निज़ाम है वो चल रहा होता है। थर्ड पॉइंट है इस्लामिक वे ऑफ आर्किटेक्चर। तो अ ग्लोरियस हेरिटेज इन आर्किटेक्चर इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। इस्लामिक वे ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी ईजिली अप्रिशिएटेड एज सम रिमार्केबल एग्जाम्पल। चौखंडी यार ये सारी बातें लिखी हैं कि इस्लामिक वे ऑफ आर्किटेक्चर कैसे कैसे है। तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ये आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि ड्यूरेशन जो है वीडियो की वो तकरीबन 1 घंटे की होने वाली है। तो इसलिए मैं जो हूँ मैं जल्दी इसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा पढ़ सकते हैं। फिर ड्रेस की बारी आ जाती है। देखा अभी ड्रेस की बात हो ही रही थी इसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो वो ड्रेस वाला पॉइंट भी आ गया। तो इसका पढ़ते हैं कि इन पाकिस्तान द नेशनल ड्रेस फॉर मेल शलवार कमीज़ एंड फॉर फीमेल शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा। तो मेल के लिए पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस है वो है शलवार कमीज़, और लड़कियों के लिए जो नेशनल ड्रेस है वो है शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा। इन पंजाब शलवार रिप्लेस्ड बाय तहमत या धोती। भाई पंजाब के अंदर जो शलवार है वो या तो तहमत या फिर धोती से रिप्लेस हो जाती है। शलवार की जगह पंजाब के लोग जो हैं वो धोती पहनते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। और बाकी जो पंजाब के लोग हैं वो तो वेल एंड गुड। फॉर हेड वेयर पगड़ी या टर्बन इज़ यूज
यूज इन द रूरल एरियाज ऑफ ऑल द 4 प्रोविंसेस। और भाई सर पे पहनने के लिए काफ़ी लोग पगड़ी पहनते हैं। अगर देखा जाए काफ़ी हमारे जो गांव देहात के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो कपड़े की पगड़ी बनाकर वो सर पे पहनते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस आर ऑल्सो वेयर इन सिटीज़ लाइक सूट्स, शर्ट्स एंड पैंट्स और जीन्स। और वेस्टर्न ड्रेसेस भी यहाँ पर पहने जाते हैं, जैसे कि सूट्स हो गए, शर्ट, पैंट्स एंड जीन्स वगैरह। तो कुल मिलाकर ये बात है कि हमारा जो कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर है, जहाँ पे हर तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मल्टीलिंगुअल कंट्री। मल्टीलिंगुअल कंट्री पॉइंट से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हमारी कंट्री में बोली जाती हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। मोर देन 30 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 30 ज़ुबानों से ज़्यादा बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो एंड ब्राहवी। और ये जो मतलब कि 5-6 आपको जो लैंग्वेजेस बताई हैं, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी लैंग्वेज हैं। बट उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। मानते हैं कि जितनी भी ये ज़ुबानें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रोविंशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो नेशनल लैंग्वेज का जो खिताब है, रुतबा है, वो उर्दू को दिया गया है, विच सर्व एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर ऑल द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक लिंक लैंग्वेज का रोल प्ले करती है ऑल ओवर द पाकिस्तान। किसी भी आप पाकिस्तान के कोने में चले जाएँ तो उर्दू अगर आपको आती है तो आप ईज़िली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जाने बढ़ते हैं। डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट को एक्सप्लेन करना है एंड देन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को आपने उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो आंसर की जाने बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टेट क्या होती है। द टर्म स्टेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट रोमन एक्सप्रेशन स्टेटस और स्टेटस रिपब्लिक। ये जो स्टेट लफ्ज़ है ना, ये एक रोमन एक्सप्रेशन मतलब कि रोमन लफ्ज़ से निकला है, जो कि रोमन में हम कहते हैं स्टेटस या स्टेटस रिपब्लिक। तो सम डेफिनेशंस बाय एमिनेंट राइटर्स। अब जो स्टेट है उसकी एक मतलब की डेफिनेशन नहीं है, मुख्तलिफ राइटर्स ने अलग अलग तरह से स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट की डेफिनेशन बताई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। तो यार ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ये देखें मैं आपको अभी तो मैं आपको नहीं ये समझा रहा, भले क्यों, इसकी वजह ये है कि जो कल वीडियो आने वाली है, कल भी यही सवाल जो है स्टेट वाला सवाल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप डिटेल वाला समझ लेंगे तो ये तो जो है आपको 100% अपने आप ही याद सारा हो जाएगा। तो मैं आपको उसके अंदर समझाऊंगा, आप कल तक का वेट करें। अगर कोई वीडियो बाद में देखेगा तो वो तब तक आप देखें कि वो अपलोड हो चुका होगा। तो ये जो है सवाल ये हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। हाउ जुडिशरी प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीज़न। जो जुडिशरी होती है वो एक शहरी के जो हकूक़ हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो इसका आंसर है द जुडिशरी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीज़न। जो हकूक़ होते हैं सिटीज़न के, शहरी के, उसको प्रोटेक्ट करने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है जुडिशरी डिपार्टमेंट। द जुडिशरी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल for the protection of rights of citizen. Human rights cell has been set up within Supreme Court of Pakistan. अच्छा, जुडिशरी जो होती है ये फिर वही बात बताई है कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंसानी हकूक़ के, जितने भी शहरी हैं उनके हकूक़ के, और एक ह्यूमन राइट्स सेल बनाया गया है सुप्रीम और कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये किस काम आता है आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिस सेल वर्क्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थ्रू रजिस्ट्रार। तो ये जो सेल होता है इसके अंदर जो बात है कि ये सुपरविजन किसकी मदद से होता है, कौन इसको चला रहा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं। एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर जस्टिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थ्रू दिस ह्यूमन राइट्स सेल। अब यह ह्यूमन राइट्स सेल है, इसके ज़रिए से कोई भी अगर इंसान है जो परेशानी है, कोई भी अगर मसले मसाइल हैं, तो वो एक एप्लीकेशन लिख के यहाँ पर इस सेल के अंदर दे सकता है, जो कि डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी। देयर इज़ अ टेम्पलेट अवेलेबल फॉर सिटीज़न टू फिल इन एंड सेंड इट टू HRC विया ईमेल। और एक और सहूलत भी पाकिस्तानी अवाम के लिए ये मौजूद है कि ये जो है ना
जो एप्लीकेशन है, अगर आपने अगर उसके अंदर सेल के अंदर ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर नहीं देनी, तो आप बस ईज़िली ईमेल के ज़रिए भी आप ये एप्लीकेशन है उसको टाइप करके आप उनको सेंड कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स सेल की एड्रेस पे, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ऑल्सो HRC जो है वो ह्यूमन राइट्स सेल का फुल फॉर्म है, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ऑल्सो HRC कैन बी अप्रोच्ड बाय राइटिंग अ कंप्लेंट ऑन प्लेन पेपर एंड सेंडिंग इट टू HRC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एक बात तो यह हुई कि ईमेल के ज़रिए भी ये जो है कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी मसले मसाइल है, वो ईमेल के ज़रिए भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। अगर कोई ईमेल के ज़रिए पसंद नहीं करे तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि सिंपली कि आप एप्लीकेशन पेपर पर लिख के और वहाँ पर HRC पर सेंड कर सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर ये भी सवाल ख़त्म हुआ कि जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। अच्छा, ये 2 बार 18 आ गया, खैर 2 बार 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द नेम ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स हु वर्क ड्यूरिंग पाकिस्तान मूवमेंट्स। तो हमें बोला गया है कि ऐसे मुस्लिम लीडर्स के नाम लिखें जिन्होंने पाकिस्तानी मूवमेंट पर उन्होंने काफ़ी काम किया। तो 5 नाम हैं जिनको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जिनको नहीं भूल सकते फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट हैं सर सैयद अहमद ख़ान, और सर सैयद अहमद ख़ान ही पहले थे जिन्होंने ये देखा कि इंडिया जो है वो सही नहीं कर रही, और उन्होंने ही कहा कि अलग से हमें एक नेशन चाहिए। और सर सैयद अहमद ख़ान ही पहले इंसान थे जिन्होंने जो मुस्लिम थे ना सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया में रह रहे थे, उनके लिए नेशन लफ्ज़ का यूज़ किया। तो सेकंड है हमारे पास नवाब सलीमुल्लाह, थर्ड नवाब मोहसिनुल मुल्क, फोर्थ नवाब वक़ारुल मुल्क, एंड फिफ्थ जो है वो है सर आगा खान। तो ये 5 जो मेन लीडर्स है पाकिस्तानी मूवमेंट में जिन्होंने काम किया। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीज़न। तो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, तो हमने जो ये वाला सवाल पढ़ा है, तो इसका और जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर सेम ही है। वैसे यहाँ पर जो वर्डिंग है वो डिफरेंट लिखी गई है, लेकिन आपने डिफरेंट वर्डिंग नहीं लिखनी। सवाल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से पूछा गया है, मतलब वही है। तो आपने जो आंसर है वो भी बिल्कुल सेम ही लिखना होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 की जाने आते हैं। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन OIC एंड UNO। तो OIC एंड UNO पर आपने जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई, इस वजह से मैं ये सोच रहा था कि जो आंसर है ये मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ इतने सारे समझा दिए एक ये भी समझा देता हूँ। तो OIC जो है वो क्या है। तो OIC का फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, OIC का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। तो जो OIC है ना, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई जो नंबर 1 पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो यूनाइटेड नेशंस है, और यूनाइटेड नेशंस के बाद जो है वो है OIC द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट कवरिंग 4 कॉन्टिनेंट्स। और जो OIC है, OIC के पास 57 स्टेट्स की मेंबरशिप है जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है। The OIC is the collective voice of the Muslim world. The OIC is the collective voice of the Muslim world to ensure and safeguard their interest on economic, socio and political areas. अब ये जो OIC जो है ये मुस्लिम्स जितने भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम के लिए है। जैसे कि आप इसके जो फुल फॉर्म है उसमें देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इस्लामिक वर्ड से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो एसोसिएशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुस्लिम्स के लिए है, और ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स हैं उनके हकूक़ के लिए है कि उनको भी दूसरे मज़हब वालों की तरह इक्वल जो है वो वेटेज मिले। द OIC चार्टर ब्लेंड्स 3 लेवल्स ऑफ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल। अच्छा, ये जो है
OIC के जो चार्टर ब्रांड है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो 3 लेवल की कमिटमेंट करते हैं, 3 तरह की कमिटमेंट करते हैं लोगों से या कंट्रीज से, स्टेट्स से। फर्स्ट कमिटमेंट तो है भाई इंटरनेशनल सोसाइटी से, सेकंड है उम्मा से, एंड टू मेंबर स्टेट्स। और थर्ड जो है इनकी जो कमिटमेंट है वो है जितने भी इनकी मेंबर्स हैं कंट्रीज़, तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की मेंबर स्टेट्स हैं। इट्स सेट 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, इनके 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है द इस्लामिक समिट, सेकंड है द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, एंड थर्ड द जनरल सेक्रेटेरिएट। फिर हमारे पास आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हमने वो करनी है पूरी, इसका हमने पूरा शॉर्ट नोट लिखना है। अभी हमने उसका पढ़ा, OIC का पढ़ा, अब यूनाइटेड नेशंस जो कि नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो UNO और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये जो जंग अज़ीम सेकंड, जो दूसरी जंग अज़ीम हुई थी उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। और किस लिए बनी कि दुनिया में अमन फैलाया जाए और कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसका एक फ्रेंडली जो है हल निकाला जाए। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज़ विच वॉज फाउंडेड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता चुका कि ये अमन फैलाने के लिए पूरी दुनिया में था। एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द मेंबर स्टेट्स। और जितने भी ये जो है यूनाइटेड नेशंस की जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। वही बात आगे दोबारा कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पूरे जो दुनिया है उसके अंदर जो है अमन फैलाया जाए और मतलब कि सिक्योरिटी को फराहम किया जाए। द प्रमोशन ऑफ द वेल बींग ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ दीज एंड्स। द UN हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। अभी हमने पढ़ा, अभी हमारा एक सवाल भी अलग से आया था कि UN के 6 ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो एंड द UN सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 जो हैं ये ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। देन हम लोग पढ़ते हैं द UN सिस्टम includes a multitude of specialized agencies, funds and programs such as the World Bank Group, the World Health Organization, the World Food Program and UNICEF. Additionally, non-governmental organizations may be granted consultative status with ECO, SOC and other agencies to participate. तो जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी मज़ीद काफ़ी सारी ब्रांचेस में इसको तकसीम किया गया है और हर एक ब्रांच जो है वो अलग अलग जो मसले हैं उसके लिए काम कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड काम कर रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो जो गरीब लोग जो हैं जो अफोर्ड नहीं करते तो उनके लिए एड वगैरह देती है खाने के लिए, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये कर रहा है। तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन जो है एजुकेशनल साइंटिफिक मेथड जो जितना भी है एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन है ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम होकर लोगों को उसी के लिए उसी मसले मसाइल के लिए जो है सपोर्ट कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 21, राइट नेम्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन। जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो टोटल भाई 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट इंडिया, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ श्रीलंका, फिफ्थ नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। और ये वाला जो पार्ट है और इससे पहले वाला पार्ट है वो टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये तो तकरीबन 42 क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा 2 बार 18 क्वेश्चन आ गया था ना, 18वां क्वेश्चन 2 बार आ गया था। तो टोटल 42 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर
आप ये 42 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेते हैं तो 100% भाई आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप लोगों से एक बात कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी आप समझते हैं ना, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं बोलूँगा। बस आपसे ये है कि आपको अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने टीचर को सपोर्ट किया करें। इससे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए डिलीवर करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसे ही जितने भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँ। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आने ही आने हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।